आज नोटा बगू में टांडा नजदीक होते हुए मैंने 100 बेडेड। वैसे आपके बीच में टांडा में 3 दिन से जो आपकी एक्सरे मशीन है वो बंद पड़ी है। 3 दिन से नहीं है हमारा बाबू जी, मेरे से पूछो, पिछले 5 महीनों से बंद पड़ी है। सारी जो आपकी जो ब्लड बैंक की मशीनें सारी की डेट एक्सपायरी हो गई है, अल्ट्रासाउंड की मशीनों की एक्सपायरी हो गई है। रोबोट सर्जरी एक नाम लेकर के आप बाकी टांडा हॉस्पिटल में पिछले 5 दिनों के अंदर कुलदीप नारायण का सगा भाई 48 वर्षीय क्या नाम था उसका नौजवान साथी एक योगेश, एक दिन पहले दाखिल किया गया, दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। एक बालूगढ़ का एससी समुदाय का बच्चा 26 साल का, उसकी डेथ हो गई। एक मुमता से राकेश कुमार 26 साल को कच्छा की गलती हुई है, तिद्दी डेथ हो गई। प्यार चंद नौजवान वहां पर पिछले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 9 महीने के अंदर 2400 डेथें हो गई, नौजवान बच्चे मर रहे हैं वहां पे। टांडा मेडिकल कॉलेज जो आज जिसकी जो परिस्थितियां, क्यों टांडा मेडिकल कॉलेज ऐसी गर्त के ऊपर गया हुआ है। मैंने अपने इसमें वहां 9 डायलिसिस की मशीनें लगाई थी। मेडिकल कॉलेज था 45 विधानसभा क्षेत्रों को और 6 डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज है ये। मैंने 5 बड़ी मशीनें डायलिसिस की और 4 पोर्टेबल मशीनें वहां पे लगाई थी। उससे पहले डायलिसिस ही नहीं होता था वहां पे। सुनिए मेरी बात, वहां पे नई लिफ्ट, वहां पे नई MRI की मशीन, नई CD की मशीनें, नए 18 डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो सब मैं लेके आया हूँ। वहां पर नए नए हॉस्टलों का निर्माण, सारी जितना व्यवस्था हमने की है। आज केवल 40 हॉस्पिटल को चलाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज को जो घर था, इसलिए ऐसे लोगों को आप वहां पर कैबिनेट रैंक दे देते हैं जो लोग गरीब लोगों के लिए नहीं, केवल अपने व्यवसाय के लिए वहां पर राजनीति करने के लिए उनका वो राजनीति में केवल प्रवेश उन्होंने अपने उसका जो पावर है उसका इस्तेमाल इसलिए किया कि उनका व्यापार जो बड़े बड़े। मैं आपसे एक प्रश्न जो पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं, हमेशा पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। मैं आपसे, आप भी ओबीसी समुदाय से हैं, पत्रकार भी हैं, मैं भी। पिछले विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस संगठनात्मक जिला के अंदर 4 लोगों को, ओबीसी के लोगों को टिकटें दी भारतीय जनता पार्टी ने। शाहपुर से सरवीन चौधरी को, नगोटा से अरुण मेहरा को, धर्मशाला से राकेश चौधरी को और कांगड़ा से पवन काजल को। केवल मात्र एक ओबीसी का व्यक्ति जीता। क्या बात करते हो, कहाँ ओबीसी इकट्ठी है? इसलिए लड़ाई को बहुत बड़े तरीके से लड़ना पड़ेगा। ये नहीं है हम पर आप जो टांडा मेडिकल कॉलेज की जो बात आप कर रहे हैं, आपकी राजनीति को जो बारीकी से जानते हैं, करीब से जानते हैं, उनको ये पता है कि आपकी राजनीति वहीं से शुरू हुई थी जब आपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पहली बार नगरोटा में आंदोलन किया था, धरने पे बैठे थे। आज वो अरुण मेहरा कुक्का का जब टांडा मेडिकल कॉलेज में रोज मेरी खबरें लग रही है, रोज लड़ता हूँ, रोज टांडा मेडिकल, तीसरे दिन टांडा में होता हूँ मैं। मैंने नगोटा हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ी थी सबसे पहले, और मैं कांग्रेस में होते हुए मैंने वहां पर धरने पे बैठा था। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, नगर परिषद का उपाध्यक्ष था, मैं धरने पे बैठा मैं वहां पे। और मेरी वहां के मौजूदा जो विधायक थे GS बाली, पूर्व में मंत्री है, उनके साथ इस बात के ऊपर झगड़ा हुआ और मैंने उनको कहा, अगर आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप ऐसे डॉक्टरों को लगाएंगे जो डॉक्टर यहाँ पे रात को ड्यूटी पे नहीं आते हैं, भाई से रेफर कर देते हैं टांडा के लिए, तो मेरे आपके साथ मतभेद होंगे, मैं अगले आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और मैंने उसके बाद वहां से आजाद चुनाव लड़ा था। आज भी इस मेडिकल, मैंने ही वहां से जो 40 के बड़े बड़े सरकारी कैंपस के अंदर, टांडा कैंपस के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे 40 की एडवर्टाइजमेंट के, मैंने हटवाए वहां से। मैंने ही एक्सरे मशीनों की बार बार की है। मैंने ये बताया कि इतने लोग वहां पे डेथ हो गई है। मैंने ही कहा कि आज सोचते कि जो 15 पॉइंट थे जो विधानसभा परमार जी ने और काजल जी ने प्रश्न गया था, मैंने वहां से सारे आंकड़े इकट्ठे करके भेजे थे। मैं लड़ता रहूंगा। मेरे अंदर पता नहीं भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है, मैं हमेशा लड़ता ही रहता हूँ और मैं लड़ता लोगों के लिए हूँ। बड़ी सीधी सी, आज भी आया हूँ अपने गरीब लोगों के साथ लड़ देना भाभी ने घरे लड़ने मौका नहीं मिलता, बाहर नहीं छोड़ता मैं तो। सर पैदल मार्च चली पे है, शामिल होना है, थोड़ा ज्यादा टाइम लेना। मैं एक लास्ट सवाल पूछना थोड़े, एक पिछले दिन एक इंटरव्यू च कोई कंट्रोवर्सी हुई है, तो कोई रेफरेंस देता है? देखिए सुनिए मेरी बात, इसे कितना कंक्लूड करना चाहते थे आप? विद्वान व्यक्ति हैं जी, पत्रकार विद्वान होते हैं, चलो जो भी नहीं होते हैं विद्वान ना, पत्रकार जो पत्रकारिता करता है उसको नॉलेज होता है जी। विषय इतिहास पढ़ा होगा आपने जी, मैंने भी इतिहास पढ़ा है। हमें टीचर पढ़ाते थे कि जो महर्षि वाल्मीकि जी थे जी, उनका जो बाल्यकाल क्या था, उनकी जो युवावस्था थी उसमें क्या करते थे, उनका जीवन में बदलाव कैसे आया, कैसे उन्होंने रामायण की रचना की, सारी बातें मैंने उसमें ये नहीं कहा, मैंने उसमें कहा। लेकिन चलो उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने राजनीतिक नेताओं के कहने पे, क्योंकि वो जिस विषय को मैंने लिया है जो गरीब लोगों को, अब ये जो लोग जितने लोग बैठे हैं इन लोगों की 2-2 मरले जमीनें जा रही हैं, यहाँ 50-50 करोड़ रुपए घोटाले किए जा रहे हैं नेताओं के लिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैंने उस विषय में लेकर के जब ये बात कही कि हम महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं, मेरे को उन्होंने पूछा कि
आप भी 5 वर्ष विधायक रहे तो आपने बेईमानी की होगी। मैंने कहा हम तो महर्षि वाल्मीकि और इतिहास सीखिया कुछ चीज कि जब उन्होंने अपने परिवार के लोगों से पूछा कि क्या ये जो मैं काम करता हूँ ये कहानी सबको पता है, तो अब उसमें मुझे बताइए आप शब्द क्या कहे। लेकिन लोगों का समुदाय को आप ऐसा ही लगा मुझे है। देखिए, मैं नकद सिया पकड़ी की टोके गब्बे माफी मांगनी, आप मुझे इन शब्दों में बताइए कि मैंने कौन सा शब्द, क्या मैं इतिहास मैंने लिखा है? मुझे या तो मेरे को जीवनी दे दें महर्षि वाल्मीकि जी की। महर्षि वाल्मीकि जी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनका जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ, किस घर में हुआ, सारी मेरे को जीवनी दे दें। जीवनी में पता लग जाएगा, क्योंकि जो मैंने 4 वीडियो भेजे उनको, जिसमें जो वृतांत दिया गया महर्षि रत्नाकर उनका नाम होता था। देखिए जो सच्चाई इतिहास में जो हमने पढ़ा है, जिन टीचरों में पढ़ा है कि वाल्मीकि जी, अब वो उन लोगों का कसूर नहीं, सारा समुदाय थोड़ी, बाकी लोग तो हमारे साथ खड़े हैं। मेरे को फोन किए, मेरे को वीडियो भेजी बाकी लोगों ने, भगवान कसम खा के बोलता हूँ कि आप ये लीजिए महर्षि वाल्मीकि, और आपने रिग्रेट भी किया। एक बार नहीं 4 बार माफी मांग ली। मेरे क्या, अरे इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व रामायण की रचना कर दी, उसके लिए ये कहना है कि इन्होंने किसी भी तरह का इस तरह का कुछ नहीं किया। फिर भी लोगों की अगर भावनाएं उस समुदाय के राजनीति के हाथों से खेलेंगे तो मैं टकराऊंगा। अगर कोई राजनीति के रूप से इस विषय को लेगा तब तो मैं टकराऊंगा उन लोगों के साथ। देखिए जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके लिए, वो मुझे बोलेंगे कि आप यहाँ पे चौक दिल्ली के बड़े लाल चौक पे खड़ा होकर माफी मांगो, वहां से मांग लूंगा। इसमें क्या, महर्षि वाल्मीकि भगवान सभी समुदाय के, पूरी दुनिया के थे वो, किसी एक समुदाय के लिए पूरी दुनिया की है वो। सर ने अपनी स्थिति क्लियर करती है। मैं चलते चलते बोलूं सर, 1 टाइम सेटलमेंट क्या चीज है? 1 टाइम सेटलमेंट जो होती है वो केवल विशेष परिस्थितियों में होती है। कोई आपदा पड़ जाए, कोई ऐसा चल जाए जिसमें कानूनी तौर से बैंक को उसकी 1 टाइम सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो जब भी होती है तो सभी लोगों के लिए होती है। इसका 1 टाइम सेटलमेंट का खत्म हो चुकी थी। 30 नवंबर 2024 को उन्होंने जो अप फ्रंट मनी 10% थी वो जमा करवाई थी। उसके बाद जो बाकी 45 करोड़ उसकी वैल्यूएशन थी, बाकी पैसा जमा होना था 1 टाइम सेटलमेंट के अंदर। और उसमें भी वैल्यूएटर ने जो फर्नीचर उसकी वैल्यू नहीं लगाई थी, वो 4-5 करोड़ का वो भी होगा। और इसमें कुछ साम्राज्य भूमि भी है उस होटल की, वो उसकी भी लगी थी। तो 1 टाइम सेटलमेंट बड़े बड़े नेताओं के लिए क्यों, गरीब लोगों के लिए क्यों? नेहा गिरी पुत्री श्री राजगिरी, जिसने 2.5 लाख रुपया स्टडी लोन लिया, आज वो दिल्ली में बेचारी प्राइवेट उसमें नौकरी करके किस्तें भर रही है। 2,50,000 लोन लेने के बावजूद वार्ड नंबर 3 से उसके कागज मेरे पास हैं, बैंक स्टेटमेंट मेरे पास, 2,48,000 जमा करवाने के बावजूद उसकी 1 टाइम सेटलमेंट नहीं हुई। उस बच्चे की शादी कब होगी? उसका पिता एक दुकान में बेचारा नौकरी करता है, एक लेबर का काम करता है। उन लोगों के लिए 1 टाइम सेटलमेंट नहीं है। 1 टाइम सेटलमेंट तो सतपाल रायजादा जी, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी, वहां से ऊना से 1 टाइम सेटलमेंट। RS बाली का परिवार, उनके लिए 24 करोड़ 21 लाख रुपए। अगर वो नीलाम होता तो शायद 100 करोड़ 70 करोड़ में जाता। तो 70 करोड़ की रेवेन्यू ड्यूटी कितनी, स्टाम्प ड्यूटी कितनी आती, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी आती, करोड़ों का चूना सरकार को लगा। और करोड़ों रुपए का 40-50 करोड़ रुपए का चूना लगा बैंक को। इनका गया, इनकी सेटलमेंटें हो रही हैं, ये तो मजे ले रहे हैं। इसलिए एक विपक्ष के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, चाहे मेरी गर्दन चले जाए, मैं तो लड़ता रहता हूँ। मेरे को तो जब मैं जहाँ चुनाव लगा लड़ने तो तभी भाली जी ने भी मैसेज भेजा था कि इसकी डेड बॉडी नहीं पहचानी जाएगी, तूड़ी की ट्रक से इसको कुचल देंगे। जिस दिन मौत लिखी होगी उस दिन मेरे को कौन बचा सकता है? लोग यात्रा करने के लिए गए, वापस नहीं पहुंचे घर में बेचारे। तो जो भगवान ने लिखा उसको हम नहीं डरते किसी से। अरुण मेहरा जी अपनी हर बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। बहुत से साधारण परिवार से निकल के सत्ता की राजनीति तक और करिए घोड़े बच्चे चुकी चुकी की जो भी चीजें पिछले कई दिनों से चल रही थी, सभी से हमने सभी विषय पे इनसे बात की है। और यही आज इकलौते पूर्व विधायक है जो आज ये जिनके ऊपर ये साया मंडरा रहा है कि जिनके मकान चले जाएंगे, जमीनें चली जाएगी, उनके साथ खड़े हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप।